नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल साइकोलॉजी क्लासेस में। इससे पहले असामान्य व्यवहार से संबंधित 2 वीडियो मेरी अपलोड हो चुकी हैं। आज हम असामान्य व्यवहार का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर पढ़ने जा रहे हैं। हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है ताकि हम किसी भी रोग के कारणों को, लक्षणों को जान करके उनका निदान कर सकें, उनको डायग्नोज कर सकें और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट दे सकें। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कौन सा रोग किस श्रेणी में आता है, एक व्यवस्थित अध्ययन हम नहीं कर सकते हैं। असामान्यता का वर्गीकरण लक्षणों की भिन्नता और तीव्रता के आधार पर किया जाता है, यानी कि कौन कौन से लक्षण हैं और उनका जो मात्रा है या उनकी जो तीव्रता है वो कितनी कितनी है, उसके आधार पर मानसिक रोगों का वर्गीकरण निर्धारित किया गया है। असामान्यता का सर्वप्रथम वर्गीकरण क्रैपलिन ने 1883 में प्रस्तुत किया। इन्होंने मानसिक रोगों की मुख्यतः 2 श्रेणियां बताई हैं: मनस्ताप साइकोनेरोसिस और मनोविक्षिप्तता या साइकोसिस। इन्होंने ये दोनों श्रेणियों में जितने भी असामान्य रोग थे उन सभी को बांटा। साइकोनेरोसिस में वो न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स थी जिनका निदान जल्दी हो सकता था, जिनके लक्षण हल्के प्रकार के होते थे और उनके अंतर्गत व्यक्ति को किसी भी प्रकार के व्यक्तित्व का विघटन नहीं होता था। उसके भाषा, बोली, चिंतन आदि को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो एबनॉर्मल है, लेकिन उसके अंदर असामान्यता थी और वो असामान्यता एक विशेष स्तर तक होती है। न्यूरोटिक प्रॉब्लम होती है जो समाधान जिसका आसानी से किया जा सकता है परामर्श या बातचीत के द्वारा, लेकिन मनोविक्षिप्तता में उन मानसिक रोगों को रखा गया जिनका स्तर गंभीर था और जिसमें रोगी के जो लक्षण थे वो इतने गंभीर थे कि उसका वास्तविकता के साथ पलायन हो जाता था। उसकी भाषा, चिंतन, सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब होती थी, पर्सनैलिटी का बिल्कुल विकृत दिखती थी और इसलिए उनको हम साइकोसिस के श्रेणी में रखते हैं और ऐसे रोगियों को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत होती है और ये गंभीर रोग इसके अंतर्गत रखे गए। कारणों के आधार पर इन्होंने 2 प्रकार के रोग बताए: आंगिक और प्रकार्यात्मक। फंक्शनली जो चीज़ें हमारे अंदर हमारी क्रियाकलापों में दिखती हैं वो, और जो मानसिक रोग शारीरिक रोगों के रूप में प्रकट होते हैं वो, इन दोनों रोगों को अलग अलग इन्होंने रखा। सेलिगमैन और रोजनबर्ग 1998 में उन्होंने बताया कि वर्गीकरण क्या है और क्यों इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो किसी भी व्यवहारपरक और मनोवैज्ञानिक प्रतिमानों के अनुसार, एक स्टैंडर्ड के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकृतियों के वर्गीकरण को हम निदान कहते हैं। वर्गीकरण या श्रेणीकरण के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों के स्वरूप या उनके लक्षणों को पहचान सकते हैं और जब लक्षण पहचानेंगे तो किसी भी रोग का निदान हो जाएगा और उस निदान के आधार पर उस विशेष मानसिक रोग का उपचार या अध्ययन किया जा सकता है। और विभिन्न असामान्य व्यवहार के जो नैदानिक वर्गीकरण की योजना है उनके आधार पर मानसिक रोगों के अध्ययन की योजना बनाई जा सकती है। इसलिए चाहे शारीरिक रोग हो चाहे मानसिक रोग हो, उनका क्लासिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। उस क्लासिफिकेशन के आधार पर, उस श्रेणीकरण के आधार पर हम उस रोग के लक्षण, कारण और उपचार का एक विधिवत और व्यवस्थित अध्ययन कर सकते हैं। अब बात आती है कि मानसिक रोगों के वर्गीकरण की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें विभिन्न मानसिक रोगों का क्लासिफिकेशन करना चाहिए। तो इसकी महत्वता को स्पष्ट करते हुए मैं 6 पॉइंट आपको बता रही हूँ कि क्यों ज़रूरी है। रोगों की पहचान में सहायक है, कौन सा रोग है, कितना गंभीर है, साइकोसिस, साइकोनेरोटिक है या आंगिक है या फंक्शनल है, किस तरह का रोग है, उसको पहचानने में क्लासिफिकेशन सहायक होता है।
रोगों के कारणों को जानने में सहायक है। किसी भी रोग के जब कारण हमको पता लग जाएंगे तो उपचार करना हमारे लिए सरल होगा और इसमें भी वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। अगर मानसिक रोगों के क्षेत्र में कोई अनुसंधान कर रहे हैं, कोई रिसर्च चल रहा है, तो उसके लिए भी हमें वर्गीकरण सहायक होता है। उपचार में सहायक, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन के आधार पर हम रोग के लक्षणों को जान सकते हैं, लक्षणों को जानने के बाद उसका निदान खोज सकते हैं और निदान के आधार पर उपचार करने में हमको सरलता होगी। इसलिए उपचार के क्षेत्र में भी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत हमें पड़ती है। रोगों के निदान की कसौटियों की जानकारी, ये कौन सा रोग है और क्यों होता है और इसकी क्या कसौटियां हैं जिसके आधार पर हम उस रोग को पहचान सकते हैं, तो इसके लिए भी क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। इसके अलावा निदान के नियमों की जानकारी भी क्लासिफिकेशन के अंतर्गत दी जाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि किसी भी चिकित्सा के क्षेत्र में, मानसिक चिकित्सा हो, शारीरिक चिकित्सा हो, आप जब सबसे पहले हमें उन रोगों का एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से और वैज्ञानिक तरीके से क्लासिफिकेशन करना पड़ता है और उसके आधार पर ही हम आगे की स्टडी कर सकते हैं। रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, जैसे क्रेपलिन ने बताया था कि रोग साइकोनेरोटिक और साइकोसिस दो टाइप के पहले जो है रोग, विभिन्न मानसिक रोगों को बांट दिया गया था। लेकिन उसके बाद जब आईसीडी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ और डीएसएम डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स आया, तो उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानसिक रोगों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। रोगों का अंतर्राष्ट्रीय जो वर्गीकरण है वो आईसीडी के द्वारा और मानसिक विकृतियों का निदान जो है आपका डीएसएम के थ्रू दिया गया। और डीएसएम भी कई बार आए, डीएसएम फर्स्ट, डीएसएम सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हमारे कोर्स में, आपके साइकोपैथोलॉजी के कोर्स में जो है डीएसएम फोर्थ है, फिफ्थ भी आ गया है। तो डीएसएम का प्रकाशन जो है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन द्वारा दिया गया। इसका जो पहला आईसीडी का प्रकाशन था वो डब्ल्यूएचओ ने दिया और जबकि डीएसएम का एपीए ने दिया। 1889 में 1889 में पेरिस में मानसिक विज्ञान पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें एक एकांकी वर्गीकरण व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया। अब तक अनेक वर्गीकरण विकसित देशों द्वारा प्रतिपादित किए गए और उनको संशोधित भी किया गया। 1913 में एपीए ने मानसिक रोगों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें क्रेपलिन के विचारों को महत्व दिया गया। वही साइकोनेरोटिक और साइकोसिस वाली बात आई। 1948 में डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आईसीडी 6 का प्रकाशन किया। इस मानसिक रोगों का जो था वो औपचारिक वर्गीकरण था और बाद में आईसीडी 9 और 1993 में 10th प्रकाशित किया गया। 1952 में एपीए ने मानसिक रोगों का एक प्रभावशाली वर्गीकरण डीएसएम का प्रकाशन करवाया, जो डीएसएम फर्स्ट के नाम से जाना गया। 1968 में डीएसएम सेकंड, मैंने कहा था कि फोर्थ आपके कोर्स में है, एंड डीएसएम थर्ड, उसका रिवीजन किया गया। उसके बाद 1987 में आपका डीएसएम थर्ड आया और डीएसएम थर्ड का रिवीजन का जो संशोधन प्रकाशित हुआ वो 1940 में पुनः प्रकाशित हुआ और उनके आधार पर रोगों के निदान के जो नियम दिए गए। और उसके बाद 1998 में पुनः डीएसएम फोर्थ का जो प्रकाशन हुआ उसकी प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि डीएसएम फोर्थ इज लाइकली टू रिमेन द डायग्नोस्टिक बाइबल फॉर द कमिंग डिकेड, यानी आने वाली सदियों तक इसको एक बाइबल के रूप में इस वर्गीकरण को जाना जाता रहेगा। और जो भी डीएसएम फोर्थ पर जितने भी मानसिक रोग हैं उनको 5 आयामों पर बांटा गया है। तो इसके अलग अलग आयाम हैं।
डिस्क्रिप्शन ऑफ DSM-4, इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं कि जो DSM-4 है उसके जो 5 आयाम हैं, उन 5 एक्सिस पर या आयामों पर किन किन रोगों को किस किस श्रेणी में रखा गया है। पहला आयाम फर्स्ट एक्सिस है। इस आयाम में व्यक्तित्व विकृतियों और मानसिक मंदता या दुर्बलता को छोड़कर जो 16 अन्य विकृतियां हैं उनको रखा गया है। ये किस किस फील्ड से संबंधित है मैं आपको बता देती हूँ। शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोर अवस्था में प्रथम बार जो डायग्नोस्ट की गई हैं वो डिजीज़ आती हैं। सेकेंडली, जितनी भी एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स हैं, समायोजन संबंधी विकृतियाँ भी रखी गई हैं। आवेग विकृतियाँ जिन्हें कहीं और वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, उन्हें भी इस फर्स्ट आयाम पर रखा गया है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी इसी आयाम पर हैं। इसके अलावा मनोविच्छेदी विकृतियाँ, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, ये सब आप डिटेल में आगे पढ़ोगे, एक एक चैप्टर वाइज है। शारीरिक लक्षणों से युक्त विकृतियाँ, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, ये भी हैं। आपके हर एक से रिलेटेड चैप्टर्स हैं और ये कोर्स में इंक्लूड है, इसलिए एक एक वीडियो इसके ऊपर आती रहेगी। आशा करती हूँ कि वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा उससे। शारीरिक लक्षणों से युक्त विकृतियाँ, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, मनोविदिलता एवं अन्य मनोविक्षिप्ति की विकृतियाँ, सीजोफीनिया और साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, वो भी इसमें हैं। इसके अलावा मूड डिसऑर्डर, मनस्थिति वाले, बायोपोलार, यूनिपोलार, वो सब इसी के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट आपकी सेक्सुअल और जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर हैं, वो भी इसके अंतर्गत रखे गए हैं। नींद विकृतियाँ, स्लीप डिसऑर्डर्स और ईटिंग संबंधी विकृतियाँ, कई लोग बहुत ज़्यादा भोजन का त्याग कर देते हैं, खाते नहीं, उनको देखते वोमिटिंग आती है। कई लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो बुलिमिया नर्वोसा हो चाहे, इनका भी आप विवरण इसमें आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद जितनी भी मेडिकल डिसऑर्डर्स जिनका कारण जो है साधारण चिकित्सीय दशा होती है, वो आती हैं। 13वें नंबर पर मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकृतियाँ, जो भी अल्कोहल और सब्सटेंस रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उनको रखा गया है। कृत्रिम या नकली विकृतियाँ, उसके अलावा प्रलाप, मूर्छा, चित्त विक्षेप, स्मृति और अन्य जो संज्ञानीय विकृतियाँ हैं उनको रखा गया है। और 16 नंबर पर अन्य अवस्थाएं या दशाएं जिन्हें नैदानिक रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है, उनको भी DSM के प्रथम आयाम पर वर्गीकृत किया गया है। और सेकंड आयाम पर इसका जो DSM का सेकंड एक्सिस है, आयाम है, इस आयाम में मुख्य रूप से 2 विकृतियों को रखा गया है, मानसिक विकार और व्यक्तित्व विकृतियाँ। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। और इसके अंतर्गत भी जो व्यक्तित्व विकृतियां हैं वो स्थिर व्यामोही व्यक्तित्व विकृति, सीजोटाइप व्यक्तित्व विकृति, ये भी इस कोर्स में है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। सीजियोटाइपल व्यक्तित्व विकृति, हिस्ट्रियोनिक व्यक्तित्व विकृति, आत्ममोही व्यक्तित्व विकृति, समाज विरोधी व्यक्तित्व विकृति, सीमांत रेखीय व्यक्तित्व विकृति, परिवर्जित व्यक्तित्व विकृति, अवलंबित व्यक्तित्व विकृति और मनोग्रस्ताबाध्यता व्यक्तित्व विकृति। ये 10 जो विकृतियां हैं, दे आर रिलेटेड टू पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड मेंटल रिटार्डेशन। इनको DSM सेकंड पर रखा गया है। DSM थर्ड में का जो वर्णन मैं कह रही हूँ कि मेंटल रिटार्डेशन के अंतर्गत कौन कौन सी विकृतियाँ आएंगी, उनमें जो बालक की बुद्धि है, व्यक्ति की जो बुद्धि है और उसका जो बुद्धिक स्तर है, उनको रखा गया है। क्योंकि ये माना जाता है जो मानसिक मंथन है या मानसिक दुर्बलता है, उनमें उन व्यक्तियों का जो समायोजी व्यवहार है वो विकृत होता है। और मानसिक दुर्बलता के इस वर्ग के अंतर्गत हम इसका एक वर्गीकृत कर सकते हैं कि सबसे पहले जो माइल्ड, जो आंशिक हल्का प्रकार का जो है वो लेवल आता है, और इसका जो बौद्धिक स्तर है, IQ लेवल है, वो 50 से 70 तक होता है। और मध्यम मानसिक जो मंथन है, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, इसका IQ लेवल
35 से 50 तक है। और अति गंभीर मानसिक जो मंदन है, नहीं, गंभीर मानसिक मंदन 25 से 35, और अति गंभीर जो है इनकी बुद्धि लब्धि के आसपास ही होता है करीब, लगभग, इसका क्लियर नहीं है। वह मानसिक बंधन जिसकी गंभीरता अवशिष्ट होती है, बिल्कुल अलग होती है, वो आती है। ये नहीं कि आईक्यू लेवल के आधार पर व्यक्ति की मानसिक मंदता या दुर्बलता को आंका गया और उनकी अलग अलग कैटेगरी की गई। ये जितने भी मानसिक मंदन या दुर्बलता के से ग्रसित रोगी होते हैं, मानसिक रोगी होते हैं, उनके लिए जीवन के साथ समायोजन एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और क्योंकि ये बायोलॉजिकली इस तरह के पैदा होते हैं बच्चे, तो उनको थोड़ी परेशानी होती है। और उनका ट्रीटमेंट जैसे हल्का प्रकार का है, मध्यम है, इनको थोड़ा ट्रेन करके एक जीवन इनका उच्च स्तर में थोड़ा लाया जा सकता है कि वो अपना लाइफ को अच्छे से जी लें। लेकिन जो गंभीर और अति गंभीर और जो इतना मानसिक बंधन जिसकी गंभीरता बहुत अलग स्पेसिफिक होती है, उनको आप इस स्तर पर नहीं ला सकते हैं। DSM-4 का जो थर्ड आयाम है, तीसरा एक्सिस है, उसमें जनरल मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड डिजीज आती हैं। चौथे आयाम पर मनोसामाजिक और वातावरण संबंधी समस्याएं, साइकोलॉजिकल और जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनके कारण जो भी मानसिक विकृतियां उत्पन्न होती हैं उनको रखा गया है। और लास्ट 5वें आयाम पर इन सभी मानसिक रोगों का एक ग्लोबली असेसमेंट स्केल तैयार किया गया है, जिसे GAF के नाम से जानते हैं। और उसके द्वारा इन सभी प्रकार के मानसिक जो वर्गीकरण दिया गया है उनको मापने की कोशिश की गई है। तो लास्ट पर GAF है ये स्केल। और इसके अलावा नेक्स्ट में हम वीडियो में पढ़ेंगे कि असमान व्यवहार के क्या लक्षण या संलक्षण हैं, क्या संकेत हैं। और उससे आगे की वीडियो में इसके एबनॉर्मल बिहेवियर के वेरियस कॉजेस, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल कॉजेस पर हम विचार रखेंगे। आशा है कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। धन्यवाद।